प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पम एजुकेशन में। विद्यार्थियों, हम नेट जेआरएफ की परीक्षा और सहायक आचार्य की जो परीक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम है हम उसको देख रहे हैं। हिंदी विषय का जो भी पाठ्यक्रम है हम उसे देख रहे हैं। तो नेट जेआरएफ और सहायक आचार्य की परीक्षाओं में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ कहानियाँ और कुछ उपन्यास, कुछ नाटक, कुछ निबंध और कुछ अन्य गद्य विधाओं को रखा गया है, कुछ काव्य को रखा गया है। जो महत्वपूर्ण हैं उनको रखा गया है, प्रमुख रचनाकारों को, जिनकी हमें मूल रचनाएं पढ़नी हैं। और उसी क्रम में हम अब तक देख रहे थे यूनिट 6 और 7 को देख रहे थे। छठी यूनिट में हम लोगों ने उपन्यास को पढ़ा था और 7वीं यूनिट में कहानी को पढ़ा। और ऐसे ही यानी कि यूनिट शुरू हो जा रहे हैं, धीरे धीरे सारे क्लासेस चल जाएंगे। यानी कि जितने भी नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी या काव्य जो कुछ भी रखा गया है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी सारे यूनिट्स हम लोग धीरे एक ही साथ लेके चलेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ते रहेंगे, ताकि परीक्षा आने से पूर्व ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ऐसा ना रहे कि कोई एक ऐसा यूनिट रह जाए कि जिसका जिस यूनिट को बिल्कुल छुआ ही ना जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग सारी यूनिट्स को देखेंगे और साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास भी चलता रहेगा और चलता भी रह रहा है। तो आज हम 8वीं यूनिट को देखेंगे। आज 8वीं यूनिट में हम क्या देखेंगे? नाटक को देखेंगे। 8वीं यूनिट में कुछ प्रमुख नाटककारों के नाटकों को रखा गया है। हम उन नाटकों को भी शुरू कर दे रहे हैं, उसकी भी तैयारी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने कहानियाँ पढ़ी, अब आज क्या पढ़ेंगे? आज नाटक पढ़ेंगे। और जैसा कि हमारे चैनल के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी शुरू हो गए हैं, 15 मई से ही क्लासेस चल रहे हैं। और आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, हमारे साथ अगर ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ करके क्लास तैयारी करना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन पेड बैच के साथ जुड़ करके तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 81 15 20 78 27। ये हमारा संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इस संस्थान के इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे संस्थान में प्रवेश भी ले सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी या फीस संबंधी जानकारी, ये सारी जानकारी आपको नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको मैसेज के द्वारा दे दी जाएगी। आज हम नाटक पढ़ेंगे और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे किसी बैच से नहीं जुड़ सकते, पेड बैच से नहीं जुड़ सकते, आर्थिक अभाव है, वो विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वो तक शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी सारे विद्यार्थियों तक ये चैनल का लिंक पहुंच जाए, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ करके जो फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं वो क्लासेस देख करके भी वो अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। और पेड बैच से जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको थोड़ा और डीप तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, और उनके लिए सुविधा है कि नेट फर्स्ट पेपर का जो पाठ्यक्रम है या उसकी तैयारी जो है, उसकी कक्षाएं उन्हें बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और पेड बैच में या ऑनलाइन बैच में या ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेकर के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हम आपके इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे। हम आते हैं नाटक की तरफ, यानी कि आज के कक्षा की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? 8वीं यूनिट को देख रहे हैं। इस 8वीं यूनिट में ये कक्षा जो है नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए और साथ साथ सहायक अध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और साथ साथ ये सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास से ही संबंधित ये भी प्रश्न हैं। और इन नाटकों से, क्योंकि ये जो इसमें प्रमुख नाटककार या कहानीकार या उपन्यासकार रखे गए हैं, इन सबसे प्रश्न पूछता है। और उनके नाटकों से, कहानियों से, उपन्यासों से भी प्रश्न बनते ही हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, चाहे कोई अन्य छोटी परीक्षा या बड़ी परीक्षाएं हो गई, सब में पूछता है। अदर स्टेट की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछता है। हिंदी विषय से यदि परीक्षा है तो ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए सबके लिए यह कक्षा बहुत ही उपयोगी है
और ख़ास करके ये मेनली जो कहेंगे तो नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए और सहायक आचार्य की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अति महत्वपूर्ण कक्षा है। हम आज नाटक को देखेंगे, हम नाटक पढ़ेंगे, यानी 8वीं यूनिट में क्या रखा गया है, प्रमुख नाटककारों को रखा गया है, जिसमें एक नाटक है भारत दुर्दशा। हम प्रथम नाटक को पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, और ये भारत दुर्दशा नाटक के सबसे पहले नाटककार के विषय में देखेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इस नाटक का रचनाकाल जो है 1980 ईस्वी है। आप दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक किसका है, इसके रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और इसका जो भारत दुर्दशा नाटक का जो रचना काल है या प्रकाशन सन भी कह सकते हैं, तो ये 1880 ईस्वी है। इसके बाद इस नाटक की श्रेणी पूछता है परीक्षा में कि भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है या उसका नाट्य रूपक क्या है। तो नाट्य रूपक अगर हम देखेंगे श्रेणी, तो ये क्या है, ये नाट्य राशक है। क्या है ये, नाट्य राशक है। आप ध्यान रखेंगे परीक्षा में नाट्य राशक है, लावनी है इत्यादि ऐसे करके परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो आप इसकी श्रेणी याद रखेंगे कि इसका रूपक कैसा है, ये नाट्य राशक रूपक का है। और इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है, ये कैसा नाटक है, किस शैली का नाटक है, तो यह एक प्रतीकात्मक शैली का नाटक है। प्रतीकात्मक क्यों, मैंने आपको पहले भी समझाया कि प्रतीकात्मक जब कहानी कही जाती है, प्रतीकात्मक नाटक कहा जाता है, तो उसमें कथा वस्तु जो होती है वह कुछ प्रतीकों के रूप में, जो पात्र होते हैं ना, वो किसी न किसी उनके प्रतीक होते हैं। जैसे आप परिंदे कहानी पढ़ रहे थे, तो परिंदे कहानी में जो उसकी प्रेम कहानी है उसको परिंदे के समान दिखाया गया, परिंदे प्रतीक के रूप में आते हैं, उसमें प्रतीकात्मक पात्र है, वह जीवन से किस तरह से जुड़ जाता है। ऐसे ही ये भारत दुर्दशा नाटक जब पढ़ रहे हैं तो इसमें भी प्रतीकात्मक पात्र आते हैं, इसलिए जो पात्र हैं जो वो किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी प्रतीक के रूप में आए हैं, इसलिए इसको प्रतीकात्मक नाटक कहते हैं। और ये भी पूछता है कि ये जो भारत दुर्दशा नाटक है यह किस रचना पे आधारित है, तो ये रचना प्रबोध चंद्रोदय यानी कि संस्कृत का एक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, इस नाटक पे आधारित है। क्या है ये भारत दुर्दशा नाटक, किस नाटक पे आधारित है, संस्कृत रचना प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर ये आधारित है। इसमें जो भी जो भी पात्र हैं वो प्रतीकात्मक पात्र हैं, प्रतीक के रूप में आते हैं, इसलिए इसको प्रतीकात्मक शैली का नाटक बोलते हैं। इसका वर्ण विषय जो क्या है, इस नाटक का वर्ण विषय क्या है कि अंग्रेजी शासन में भारतीयों की जो दुर्दशा हो रही थी उसका चित्रण किया गया है। साथ साथ कारण क्या है दुर्दशा होने का कि अंग्रेजी शासन और भारतीयों की आपसी फूट। क्या है इसका कारण, अंग्रेजी शासन और भारतीयों में आपसी फूट। अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। भारतीय दुर्दशा होने का कारण क्या है, अंग्रेजी शासन है और दूसरे भारतीयों में आपसी फूट है। यदि आपसी फूट न हो तो जो भी परिवार होता है या व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, वो काफ़ी मजबूत होता है। उसका शोषण करना, उसकी दुर्दशा करना किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसमें भारतीयों में क्या है, आपसी फूट है, इसलिए अंग्रेजी शासन क्या करता है, भारतीयों की दुर्दशा करता है, उनका शोषण करता है। नाटक में कुल अंक कितने हैं ये प्रश्न भी पूछता है, तो कुल अंक 6 हैं। इस भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। जितनी भी रचनाएं होती हैं आपके पाठ्यक्रम में रखी हुई, उन सभी रचनाओं के से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं परीक्षाओं में कि इस नाटक में, इस कहानी में या इस उपन्यास में कितने अंक हैं, कितने अध्याय हैं। तो नाटक के विषय में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितने अंक हैं। तो इसमें अंक कितने हैं, कुल 6 अंक हैं। और इस 6 अंक
जो हैं इसमें 6 अंक के विषय में जब आप पढ़ेंगे नाटक को तो 6 अंक का एक एक स्थान निर्धारित किया गया है। एक एक स्थान पे ये घटनाएं घटित होती हैं, तो उस स्थान के विषय में भी पूछता है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि जो भारत दुर्दशा नाटक का प्रथम अंक है उसमें किस स्थान का वर्णन है, उसका स्थान क्या है, या द्वितीय अंक का स्थान क्या है, तृतीय अंक का स्थान क्या है, या चतुर्थ अंक का स्थान क्या है। इस तरह वो प्रश्न पूछता है, तो आपको ये भी बताया जाएगा इस कक्षा में। और यानी कि A to Z सबसे सरलतम से लेके सबसे कठिनतम बिंदु तक आपको बड़े अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में चाहे जैसे भी प्रश्न बने, चाहे कितना भी प्रश्न सरल हो या प्रश्न कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप सब कर पाएंगे। यानी एक बार ये कक्षा अगर आप देख लेते हैं भारत दुर्दशा का पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा, तो क्या है कि पुनः आपको भारत दुर्दशा कहीं पढ़नी नहीं पड़ेगी। पूरी पुस्तक को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत संक्षिप्त ढंग से और बहुत गहराई से आपको ये कक्षा दी जा रही है, और जो भी कंटेंट है आपको बस उन्हीं से ही प्रश्न पूछता है, बाकी किसी से कोई प्रश्न नहीं आता है। तो आप लोग इसमें क्या याद रखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक किसका है। एक तो पहले इसकी विधा भी याद रखेंगे, भारत दुर्दशा की विधा क्या है, रचना विधा नाटक है, और ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसका रचना काल 1880 ईस्वी है। श्रेणी क्या है या नाट्य रूपक क्या है, ये नाट्य रासक है। फिर इसकी शैली क्या है, तो इसकी शैली जो है नाटक की ये प्रतीकात्मक शैली है, और ये किस नाटक पे आधारित है, तो ये प्रबोध चंद्रोदय यानी संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक पे आधारित है। इसमें वर्ण विषय क्या है, यानी कि जो मुख्य कथानक है वो किस पे आधारित है, तो अंग्रेजी शासन में भारतीयों की जो दुर्दशा है उसका वर्णन चित्रण किया गया है, और अंग्रेजी शासन तथा भारतीयों की आपसी फूट को भी चित्रित किया गया है। इस नाटक में कुल कितने अंक हैं, तो कुल 6 अंक हैं। और अब हम देखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्र, भारत दुर्दशा नाटक में पात्र कौन कौन से हैं, अब हम ये देखेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा ना प्रतीकात्मक पात्र हैं, तो अब जब आप पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रतीकात्मक नाटक क्यों कहा जाता है, या प्रतीकात्मक शैली क्या होती है, प्रतीकात्मक पात्र क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो पात्र हम देखते हैं ये कौन है, भारत है। भारत क्या है, भारत देश का प्रतीक है, यानी कि ये किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतीक है किसी का, तो ये भारत का प्रतीक है, इसलिए ये नाटक प्रतीकात्मक है। दूसरा पात्र है योगी, और तीसरा पात्र है निर्लज्जता, चौथा पात्र है आशा, पांचवा पात्र है भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव ये इस नाटक का खलनायक है, प्रतिनायक कह सकते हैं, खलनायक कह सकते हैं, तो ये भी प्रतीक है और ये कलयुग का प्रतीक है। फिर एक पात्र है रोग, सातवां पात्र है सत्यानाश फौजदार, सत्यानाशी फौजदार, कौन सा पात्र है, सत्यानाशी फौजदार। आठवां आलस्य है, नौवां पात्र मदिरा है, 10वां पात्र अंधकार है, सात सभ्यजन लोग हैं, और 12वां पात्र जो है ये भारत भाग्य है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि नाटक में पात्र कौन कौन से हैं, ये प्रतीकात्मक पात्र हैं, ये किसी न किसी विषय के प्रतीक हैं और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भारत है, भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक है। फिर योगी है, निर्लज्जता है, आशा है, भारत दुर्दैव है, रोग है, सत्यानाशी फौजदार है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, 7 सभ्यजन है, और भारत भाग्य है। ये क्या हैं, ये इस नाटक के, भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्र हैं। तो आप लोगों को सारे पात्रों का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों ने अगर परीक्षा में अगर कभी बैठे होंगे तो आप उससे अवगत होंगे कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। और यदि नहीं अवगत किसी परीक्षा में बैठे हैं, अभी तक आप बिल्कुल नए हैं, तो भी आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देख ले सकते हैं कि टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा हो गई, सहायक आचार्य की परीक्षा हो गई, अपने उत्तर प्रदेश की हुई, या फिर किसी अन्य राज्य की परीक्षा हो गई। तो उन सभी परीक्षाओं में कभी न कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भारत दुर्दशा के पात्र कौन से, या सत्यानाशी फौजदार किस नाटक का पात्र है, आलस्य, मदिरा इत्यादि नामों से किस नाटक में पात्रों का सृजन किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत दुर्दशा।
ये तो हो गए भारत दुर्दशा नाटक के पात्र। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें नायक कौन है। नायक कौन है? भारत। पहला पात्र आपने देखा ना, यहाँ लिखा हुआ है भारत। भारत क्या है? भारत देश का प्रतीक है। मैंने अभी बताया था कुछ क्षण पहले, भारत क्या है? भारत देश का प्रतीक है। दूसरा प्रतिनायक या खलनायक कहें तो खलनायक कौन है? भारत दुर्दैव। ये किसका प्रतीक है? ये अंग्रेजी शासन का प्रतीक है और भारतीयों के आपसी फूट का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भारत दुर्दैव, अंग्रेजी शासन और भारतीयों के आपसी फूट का प्रतीक है। तो ये हो गया खलनायक। अब हम शुरू करते हैं पूरे नाटक को पढ़ना धीरे धीरे। यानी कि इस नाटक में कुल कितने अंक हैं? कुल 6 अंक हैं। तो इस 6 अंक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे बहुत संक्षिप्त ढंग से। सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम प्रथम अंक को देखेंगे। प्रथम अंक है, प्रथम अंक में स्थान पूछता है। जितने अंक हैं उन सभी के स्थान के विषय में पूछता है। तो प्रथम अंक का जो स्थान है वो क्या है? बीथी है। प्रथम अंक का स्थान क्या है? बीथी है। और इस प्रथम अंक का जो आरंभ होता है ये मंगलाचरण से होता है। यानी नाटक का आरंभ कैसे होता है? मंगलाचरण से होता है। और मंगलाचरण क्या है? उसमें मंगलाचरण को लिख करके पूछ सकता है कि ये प्रस्तुत मंगलाचरण किस नाटक के प्रारंभ में लिखा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि जय सतयुग स्थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यहाँ मंगलाचरण के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है। जय सतयुग यानी सतयुग के स्थापना की बात की जा रही है और कलयुग के नाश की बात की जा रही है। म्लेच्छ आचार नाशन यानी कि जो म्लेच्छ लोग हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी हैं या अंग्रेज आक्रमणकारी हैं, जो भी उनके द्वारा अपने भारत के उद्धार की कामना की जा रही है। कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार, हे कृष्ण अवतार लो और इनका नाश करो। तो ये हो गया मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि एक मांगलिक प्रार्थना करना। कोई भी नाटक शुरू करने से पहले जब आप नाटक के विषय में पढ़ेंगे, यानी अभी तो हम नाटकों को ही पढ़ा रहे हैं, नाटक के विषय में यानी नाटक क्या होता है, उसकी विधा कैसी होती है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि जैसे नाटक के प्रकार कितने होते हैं, नाटक में और आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं, कथानक क्या होता है, कथा वस्तु क्या होता है। तो आपको ये मंगलाचरण के विषय में भी बताया जाएगा कि मंगलाचरण क्या होता है। कोई भी रचना करने से पहले या नाटक लिखने से पहले या नाटक शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण होता है जिसमें ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम से मंगल की कामना की जाती है, उसको मंगलाचरण कहते हैं। जो भारत दुर्दशा नाटक है, भारत दुर्दशा नाटक देश वत्सलता का नाटक है। ये नाटक कैसा है? देश वत्सलता का नाटक है, यानी देश के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। देश को अपने जो वत्सल भाव दिखाया गया है, यानी कि देश क्या है, जो भारत है, भारत हमारी जननी है, हमारी माता के समान है और हम सभी इसके संतानें हैं। तो हमें अपने देश से क्या मिलता है? पुत्र और पुत्री के समान प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए ये नाटक कैसा है? भारत दुर्दशा नाटक देश वत्सलता का नाटक। ऐसे कथन जो वाले जो प्रश्न आते हैं ना, कथन कारण वाले, उन प्रश्नों में इन सब बिंदुओं को अक्सर उठा देता है कि आपको 2 कारण देगा, कथन देगा, ऐसे प्रश्न। या फिर ऐसे भी प्रश्न बनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो भारत दुर्दशा के नाटक के विषय में लिख दिया तो भारत दुर्दशा नाटक देश वत्सलता का नाटक है। अब ये कथन सत्य है या असत्य है, जब आप नाटक को पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको नहीं पता होगा, आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे या छूट जाएंगे। क्योंकि तुक्के पे कोई दुनिया चलती नहीं है, तुक्का कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी कारगर होता है। इसलिए मैं आपको बहुत डीप पढ़ा रही हूँ, बहुत गहराई के साथ, ताकि आप एक बार पढ़ें और पूरे भविष्य के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएं। जो तुक्का होता है, तुक्के वाले जो प्रश्न लोग तुक्का के आधार पे करते हैं वो नहीं सही नहीं होता है, हमेशा फिट नहीं बैठता। कभी कभी तुक्का का मतलब ही होता है कि कभी कभी तुकबंदी हो जाना अच्छे भाग्य है, तो बाई लक आपका सही हो गया। तो इसलिए आपको ये नाटक जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद होगा। यानी मुख्य बिंदु के रूप में ये सब मैंने उठा लिया है कि भारत दुर्दशा नाटक कैसा है, देश वत्सलता का नाटक है। और भारत दुर्दशा देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत
करने वाला पहला हिंदी नाटक है। ये नाटक कैसा है? ये हिंदी का पहला ऐसा नाटक है जिसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की बात की गई है। अंग्रेजी शासन में जो राष्ट्रीय चेतना मर चुकी थी लोगों के अंदर से, उस राष्ट्रीय चेतना को जगाने की बात की गई है। इसलिए ये हिंदी का ऐसा पहला नाटक है जिसमें राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का चित्रण किया गया है। और पॉइंट देखेंगे चौथा, भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछता है कि जो भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये नाटक किस प्रकार का है, अनुदित है या मौलिक है? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये नाटक कैसा है, ये मौलिक नाटक है और इसको हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। अब एक पॉइंट देखेंगे कि नाटक का जो प्रथम अंक है, यानी हम प्रथम अंक को पढ़ रहे हैं, तो प्रथम अंक के विषय में ये भी कहा गया है कि नाटक का प्रथम अंक का आरंभ योगी के लावनी गीत से होता है। यानी कि इस नाटक के प्रथम अंक में एक योगी प्रवेश करता है और एक लावनी गीत गाते हुए आता है, भारत के विषय में, भारत की वर्तमान यथास्थिति को प्रस्तुत करते हुए अपने गीत के माध्यम से वो आता है। उस गीत पे भी प्रश्न पूछता है कि ये गीत किस प्रकार का है, लावनी है, लोक आला है, या फिर ऐसे करके कुछ भी दे देगा, कोई भी गायन की कोई विधा लिख करके पूछ लेता है कि रासक है, रूपक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये गीत किस विधा की है। तो ये लावनी विधा की का गीत गाते हुए आता है कि रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। क्या कह रहा है, गाता है योगी कि रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये कौन सा गीत है, किस प्रकार का गीत है? ये लावनी गीत है। आप इसको लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, भूले तो आप देख करके रिवीजन कर लें। कि नाटक के प्रथम अंक में शुरुआत कैसे होती है कि रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। यानी कि भारत के जो उस समय की वर्तमान स्थिति थी उसका यथा चित्रण किया है नाटककार ने। और इस योगी भी कह सकते हैं, इस योगी के इस गीत के माध्यम से नाटककार ने पूरे भारत की वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास किया है कि भारत दुर्दशा हो रही है। और अब हम सभी भारतवासियों को सभी लोग आओ और देश के प्रति अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जगाओ, आओ सारे लोग मिल कर के साथ साथ रोया जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज राज जो है इसमें सभी प्रकार के सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, साज सज्जा बहुत है, सुख सुविधाएं बहुत मिली हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब अच्छा है, लेकिन पै धन विदेश चल जाता, यानी कि अपने भारत का जो धन है वो विदेश चला जाता है। बस दुख की बात यही है, अति ख्वारी, बस दुख की बात यही है, खलने वाली बात यही है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, यानी कि अंग्रेज राज्य में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, किंतु ऊपर से टिकस लगा दिया गया है। टिकस का मतलब टैक्स, यहाँ टैक्स या अर्थात कर के रूप में कि टिकस की आफत आई। जो टैक्स है, सुख तो मिल रहा है, सुविधाएं भी मिल रही हैं, लेकिन उसके बदले अंग्रेजी शासन क्या करता है, जनता से टैक्स वसूलता है, कर वसूलता है, और ये भारत की दुर्दशा नहीं तो और क्या है। इसलिए आइए सभी लोग मिल करके रोते हैं या इस पे विचार करते हैं। रोने का मतलब ऐसा नहीं कि गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के मोटे मोटे आंसू के धार बहा के रोना है, बल्कि रोने का मतलब कि विचार करना है कि आइए देश की दशा पे विचार करिए सभी लोग मिल करके, और इस दुर्दशा से किस तरह पार पाया जाए, किस तरह उबरा जाए, इस पे विचार किया जाए। क्योंकि सभी सुविधाएं हैं, किंतु ये जो अन्याय है ये भी हमारे साथ हो रहा है कि सुविधाएं देने के बदले हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है।
तो हमसे ही टैक्स ले करके, कर वसूल करके हमें सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये क्या है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है। तो ये आप तीन ने देखा। और अब जो कहानी का प्रारंभ तो इससे होता है कि नाटक में प्रथम अंक का प्रारंभ योगी के लावनी गीत से होता है, और नाटक का जो अंत है यानी कि छठा अंक में अंत होगा कहानी का, नाटक का। तो इसमें उस नाटक का अंत जो होता है, जो भारत भाग्य है, भारत भाग्य के आत्महत्या से इस कहानी का अंत होता है या इस नाटक का अंत होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आगे दूसरा अंक पढ़ेंगे, द्वितीय अंक। और द्वितीय अंक में क्या देखेंगे, यानी कि प्रथम अंक आपने देखा कि प्रथम अंक में क्या है कि भारत की जो प्राचीन गौरव गाथा थी, यानी प्राचीन गौरव को स्मरण किया गया है, और वर्तमान की जो स्थिति थी, यानी कि उस वर्तमान स्थिति की दयनीय दुर्दशा का चित्रण किया गया है। द्वितीय अंक हम देखेंगे, और द्वितीय अंक का स्थान है शमशान। प्रथम अंक का स्थान क्या था, बीथी, और द्वितीय अंक का स्थान शमशान है। शमशान में टूटे फूटे मंदिर हैं, कौआ है, कुत्ता है, सियार है घूमते हुए, और अस्थि पड़ी हुई है इधर उधर। अस्थि मतलब हड्डियाँ। शमशान में होता ही क्या है, शमशान में यही सब तो होते हैं, टूटे फूटे मंदिर, कौवे, कुत्ते, सियार, मांस खाने वाले मांस भक्षी पशु पक्षी जो भी हैं, और हड्डियाँ हैं, मांस हैं, इधर उधर पड़े रहेंगे। तो फिर ये द्वितीय अंक में क्या होता है, द्वितीय अंक में प्रथम अंक में भारत का प्रवेश होता है, और भारत के विषय में आप पढ़ते हैं, जो प्रथम अंक में योगी का प्रवेश होता है। योगी अपने लावनी गीत के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरव को स्मरण करता है, और उसका जो भारत की वर्तमान स्थिति थी उस समय की, उस दयनीय दशा को दर्शाता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है, और भारत का प्रवेश होता है तो इस अंक में, यानी कि द्वितीय अंक में क्या है, द्वितीय अंक में भारत की दीन दशा का वर्णन है, और भारत के पराधीन होने से मूर्छित होकर गिर पड़ना। यानी भारत क्या है, भारत जो है वह पराधीन है, पराधीनता को देख करके अपनी वह मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, और भारत माता राजराजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है, और कहता है कि माता राजराजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। यानी ये कथन किसका है, भारत का है। आप लोग याद कर लेंगे इसको या लिख लेंगे, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न मोस्ट प्रश्न के रूप में पूछ लेता है कि ये कथन माता राजराजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ और अपनाए की लाज रखो, ये कथन या यह वाक्य किस नाटक में कहा है, तो भारत दुर्दशा के द्वितीय अंक में यह भारत नामक पात्र का यह कथन है। और फिर वो भारत का वर्णन करते हुए कहता है, यानी कि भारत क्या होता है, पराधीनता को अपनी देख करके मूर्छित हो जाता है, और भारत माता राजराजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है। भारत के मूर्छित होने पर निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं। और निर्लज्जता के बारे में देखेंगे, निर्लज्जता कैसी है, निर्लज्जता सिर खुला हुआ है, उसकी ऊंची चोली है, दुपट्टा है, एक खानगी जैसा उसका वेश धारण किए हुए है। आशा का रूप कैसा है, आशा एक लड़की के वेश में आती है और उठा करके ले जाती हैं किसे, इस भारत जो मूर्छित होकर के गिर गया है, उस भारत को उठा करके ले जाती हैं। भारत क्या कहता है कि कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भारत पुकार रहा है, कहता है कि कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाहा होय अनाथ, हाहा होय अनाथ। ये जो भारत है क्या कह रहा है कि जैसे, यानी कि ये नाटक जिस समय में लिखा गया था उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, टोटल 20 करोड़ थी। क्योंकि इस नाटक में ये जो कथन है इस भारत नामक पात्र का, उस कथन से भी उस समय की जो वर्तमान जनसंख्या थी उसका आभास मिलता है कि उस समय जनसंख्या कितनी थी, सिर्फ 20 करोड़ थी। और 20 करोड़ भारत की संतानें हैं भारत माता के, फिर भी वह कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है, कोई भारत को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो अनाथ होकर के फिर रही है, भारत माता अनाथ होकर के फिर रही है। तो ये आप देखते हैं द्वितीय अंक में।
निर्लज्जता और आशा आकर के भारत को उठा कर के मूर्छित भारत को उठा कर के ले जाती हैं। निर्लज्जता कहती है यह देख मरता है जल्दी इसे उठा ले। ये कथन किसका है? निर्लज्जता का। ये पूछ सकता है परीक्षा में प्रश्न कि यह देख मरता है जल्दी उसे उठा ले। भारत दुर्दशा नामक नाटक में यह कथन किसका है और किस अंक में है? तो द्वितीय अंक में ये कथन निर्लज्जता नामक पात्र का है। फिर एक कथन और देखेंगे, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। मेरे आछत किसी ने प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। ये कौन कहती है? ये आशा कहती है। आशा, ये उम्मीद भी आशा से ही किया जा सकता है ऐसे वाक्य बोलने की, क्योंकि आशा एक शक्तिशाली भाव है और जिसके अंदर आशा जीवित रहती है वह व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। यानी कि जब तक आशा नहीं मरती तब तक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, जीवित रहता है, जीवंत बना रहता है। तो आशा कहती कि मेरे आछत, यानी जब तक मैं हूँ तब तक किसी का प्राण जा सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। लाओ ले चलो अभी इसको जिलाती हूँ। तो ये कथन भी पूछ सकता है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे द्वितीय अंक समाप्त होता है, यानी कि भारत मूर्छित होकर के गिर जाता है। भारत माता राजराजेश्वरी को अपनी रक्षा के लिए पुकारता है और कहता है कि माता राजराजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो और को नहीं पकड़त मेरो हाथ, को 20 कोटि सुत होत फिरत हैं, हाहा होए अनाथ। ये कथन भारत कहता है और नाटक फिर निर्लज्जता और आशा आती हैं, भारत मूर्छित भारत को उठाकर ले जाती हैं। द्वितीय अंक यहीं पे समाप्त होता है। फिर तृतीय अंक शुरू होता है नाटक का, और तृतीय अंक का स्थान क्या है? मैदान। मैदान यानी कि जहाँ से फौज के डेरे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी सी फील्ड है, बड़ा सा मैदान है, दूर दूर फौजियों के डेरे दिखाई दे रहे हैं। वो फौज किसकी है? वो अंग्रेजी शासन की फौज है, उसके डेरे दिखाई दे रहे हैं। और उस मैदान में आगमन होता है भारत दुर्दैव का। किसका आगमन होता है तृतीय अंक में? भारत दुर्दैव का। भारत दुर्दैव, जैसा कि आपने अभी पढ़ा ऊपर कि ये प्रतिनायक या खलनायक है, इस नाटक का खलनायक है कौन? भारत दुर्दैव। और भारत दुर्दैव कैसा है? भारत दुर्दैव क्रूर है और आधा क्रिस्तानी है और आधा मुसलमानी है, और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए प्रवेश करता है। उसका आगमन होता है। भारत दुर्दैव का स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव से क्रूर है और आधा क्रिस्तानी है, आधा मुसलमानी है। ना तो ये पूरा मुसलमान है और ना तो पूरा क्रिस्तानी है। हाथ में नंगी तलवार लिए हुए प्रवेश करता है और इस नाटक का ये क्या है? खलनायक है। भारत दुर्दैव स्वयं को राक्षस कहता है और भारत को मूर्ख कहता है। ये पूछ सकता है परीक्षा में कि भारत दुर्दैव जो है अपने आप को स्वयं को क्या कहता है और भारत को क्या कहता है? तो भारत को अपने आप को राक्षस कहता है और भारत को मूर्ख कहता है। भारत दुर्दैव और सत्यानाशी का इस अंक में वार्तालाप दिखाया गया है। इस अंक में क्या है कि भारत दुर्दैव और सत्यानाशी फौजदार नामक दो पात्रों का वार्तालाप इस तृतीय अंक में दिखाया गया है। आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत दुर्दैव और सत्यानाशी फौजदार नामक दोनों पात्रों का संवाद भारत दुर्दशा नामक नाटक में किस अंक में दिखाया गया है, तो या किस अंक में प्रस्तुत है? तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि तृतीय अंक में। इसलिए मैंने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने इकट्ठा कर ली ताकि आपको नाटक बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और आप नाटक का भाव भी समझते चलें और जो महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से वो भी आपको पता हो जाए। क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं नाटक को या फिर कोई भी रचना पढ़ते हैं तो पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो उसको नहीं ध्यान दे पाते, बल्कि वो रस लेने की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि फ्री वालों को कोई पीडीएफ नहीं अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा क्लास में नोट्स हम स्वयं ही दे रहे हैं, तो फिर अलग से पीडीएफ के रूप में नोट्स भेजने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग स्वयं नोट्स बनाते जाएंगे। वीडियो को नॉर्मल मोड पे देखिए और साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। अब कुछ कथन को देखेंगे कि तृतीय अंक में कौन कौन से कथन हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कहाँ गया भारत मूर्ख,
कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी राज राजेश्वरी का भरोसा है। ये कथन है, किसका है ये कथन? ये भारत दुर्दैव का है। भारत दुर्दैव नंगी तलवार लिए हुए प्रवेश करता है और सत्यानाशी फौजदार से बातचीत करता है और कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी राज राजेश्वरी का भरोसा है। ये कथन किसका है? ये परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा कि ये कथन किसका है, किस पात्र का है। तो भारत दुर्दैव नामक पात्र का ये कथन है। ये अपने को राक्षस कहता है और भारत को मूर्ख कहता है ना। तो देखिए कथन में दिया भी है कि कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी राज राजेश्वरी का भरोसा है। राज राजेश्वरी कौन? भारत माता। दूसरा कथन देखिए, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूख है प्राण निकालूं तो मैं सच्चा राज। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूख है प्राण निकालूं तो मैं सच्चा राज। ये अपने आप को, ये कथन भी किसका है? ये कथन भी भारत दुर्दैव का ही है। ये कथन भी किसका है? भारत दुर्दैव का है। ये क्या कहता है कि कौड़ी कौड़ी को करूं मोहताज, मैं सब कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूख है प्राण निकालूं तो मैं सच्चा राज। ये कथन भी भारत दुर्दैव का है। एक कथन देखिए, हमारा नाम है सत्यानाशी, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही वेश, किया चौपट यह सारा देश। ऐसा कथन तो किसी सत्यानाशी व्यक्ति का ही हो सकता है। कोई सत्यानाशी व्यक्ति ही कह सकता है जो सारे देश के नाश की बात कर रहा है। ये कथन किसका है? ये सत्यानाशी फौजदार नामक पात्र का है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही वेश, किया चौपट यह सारा देश। सारे देश को चौपट करने की बात सत्यानाशी लोग ही करते हैं। तो ये सत्यानाशी इसमें भी ऐसी बात कर रहा है। तो ये ये अंक यहीं पे समाप्त होता है, तृतीय अंक। अब हम लोग चौथा और पांचवा छठा अंक देखेंगे। ये जितने भी अंक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं कि 6 अंक हैं, हम 6 अंक को पूरा देख रहे हैं इसमें, इस कक्षा में। तो इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे, अच्छे से लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, साथ साथ आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, अब हम आगे का अंक देख, इस भारत दुर्दशा नाटक का चौथा अंक देखेंगे। चौथे अंक में हम इसका चतुर्थ अंक देख रहे हैं और चतुर्थ अंक का जो स्थान है ये अंग्रेजी कमरा है। इसमें मेज कुर्सी लगी हुई है और इस पे भारत दुर्दैव बैठा है। नाटक के जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का स्थान आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में स्थान से बड़े प्रश्न बनता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पहले अंक का स्थान क्या है? बीथी। दूसरे का स्थान है शमशान और तीसरा अंक जो है उसका क्या स्थान था? मैदान था, जहाँ पे फौजी डेरे दिख रहे थे। अब ये चतुर्थ अंक है और चतुर्थ अंक में जो स्थान है ये अंग्रेजी कमरा है और इसमें मेज कुर्सी लगी हुई है और उस मेज कुर्सी पे भारत दुर्दैव जो कि नाटक का खलनायक है वो बैठा हुआ है और इसमें रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार नामक पात्र धीरे धीरे बारी बारी से प्रवेश करते हैं और भारत दुर्दैव के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। अब हम ये बातचीत में क्या कहते हैं हम इसको देखेंगे। वही कथन के रूप में, महत्वपूर्ण कथन के रूप में परीक्षा में पूछता है कि पहला कथन देखिए, जगत सब मानत मेरी। यह बात कौन कहता है कि जगत सब मानत मेरी? यह बात इस अंक में रोग नामक पात्र कहता है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक नाटक है। ये सब जितने भी पात्र हैं ये प्रतीकों के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जब भारत दुर्दैव के साथ वार्तालाप करता है तो कहता है कि जगत सब मानत मेरी, अर्थात सारा जगत मेरी बात मानता है, मुझसे भयभीत रहता है, मुझसे मजबूर हो जाता है। यानी जब किसी को रोग हो जाता है तो लोग मजबूर तो हो ही जाते हैं दवा खाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, दुखी होने के लिए। तो ये वही कह रहा है कि जगत सब मानत मेरी बात। तो ये रोग का कथन है, आप याद रखेंगे। दूसरा कथन देखेंगे, दुनिया में हाथ फैलाना, हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना, पै उठकर कहीं जाना नहीं अच्छा। ये कथन किसका है? इतनी खूबसूरत बात तो आलस्य नामक पात्र ही कह सकता है कि दुनिया में हाथ फैलाना, यानी मांग लो, हाथ फैला करके एक जगह बैठ जाओ। जैसे भिखारी लोग यही तो करते हैं कि एक जगह बैठ जाते हैं और चुपचाप मांगते रहते हैं या घूम के भी मांग लेते हैं, लेकिन
कुछ करने यानी हिलाना नहीं अच्छा, हाथ फैलाना यानी दूसरों के सामने हाथ फैला करके मांग लेना अच्छा है, किंतु हिलाना यानी कि कार्य करना नहीं अच्छा। मर जाना, पै उठ कर कहीं जाना नहीं अच्छा। मर जाओ खाते खाते, मांग मांग के खाते खाते, पर कोई काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये अच्छा नहीं है। खाए बिना मर जाओ, लेकिन उठ करके कहीं भोजन का प्रबंध करने के लिए जाना नहीं अच्छा। तो ये कथन कोई आलसी व्यक्ति ही कह सकता है। तो ये आलस्य नामक पात्र इस अंक में, इस नाटक में ये अपना कथन बोलता है। अब तीसरा कथन देखिए, दूध सुरा दधिहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, यानी कि दूध पीजिए, वो भी कैसा है, दूध भी सुरा के समान। सुरा का अर्थ होता है मदिरा या शराब, मादक पदार्थ। तो ये उसी की बात कर रहा है कि दूध भी क्या है, दूध भी सुरा के समान है, मदिरा के समान है, दही भी मदिरा के ही समान है। और सुरा अन्न धन धाम की जो अन्न और धन है, ये सब मदिरा ही मदिरा है, यानी कि चारों तरफ जहाँ देखो सब में मदिरा का ही प्रयोग है। यह कथन किसका है, मदिरा नामक पात्र का है। चौथा कथन देखिए, जय जय कलयुग राज की, जय जय महामोह महाराज की। ये अंधकार नामक पात्र इस नाटक में यह संवाद बोलता है कि जय जय कलयुग राज की। अब अंधकार है तो अंधकार की ही पूजा करेगा। तमराज किलमिश वाला सीरियल आप लोगों ने देखा ही होगा, अंधेरा कायम रहे हमेशा बोलता रहता था। तो ये भी वही अंधकार है। और क्या कह रहा है कि जय जय कलयुग राज की। यह जय जयकार किसकी कर रहा है, कलयुग की कर रहा है। जय महामौज मोह महाराज की, जय मतलब माया मोह में डूबे रहने वाले महाराज की जय हो, कलयुग महाराज की जय हो। तो ये कथन अंधकार नामक पात्र का है। अब ये चौथा अंक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पंचम अंक को देखेंगे। पंचम अंक का स्थान क्या है, किताब खाना। किताब खाना यानी सबका स्थान याद रखेंगे तो पंचम अंक का स्थान है किताब खाना। और इस किताब खाने में 7 सभ्य लोग भारत की दुर्दशा पर विचार करते हुए बैठे हुए हैं। यानी किताब खाने में 7 लोग बैठे हुए हैं, सभ्य लोग हैं। और ये सभ्य लोग भारत की दुर्दशा पर विचार करते हैं कि भारत की इस दयनीय दशा से कैसे निकला जाए। इसमें एक सभापति है, यानी कि उस 7 सदस्यों में जो 7 सभ्य लोग हैं उसमें एक सभापति हैं। और सभापति चक्करदार टोपी पहने हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और घड़ी लिए हुए हैं। ये उनकी विशेषता है। पूछ सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक में या पंचम अंक में कौन सा पात्र चक्करदार टोपी चश्मा और घड़ी पहने हुए है। तो वो सभापति हैं जो 7 सभ्य लोगों में से एक हैं। और जो मुख्य पात्र हैं यानी उन सभ्य लोगों में एक बंगाली हैं, एक महाराष्ट्री हैं, एक एडिटर हैं, ये अखबार के एडिटर हैं, एक कवि महाशय हैं और एक देसी महाशय हैं। तो ये लोग सभी सभ्य लोग हैं। और ये सभ्य लोग में जो सभापति हैं, ये सभापति महोदय सभी 6 सभ्य जनों को संबोधित करते हैं। ये उस सभा का क्या करते हैं, उस सभा को संबोधित करते हैं। कौन, सभापति उन सभी 6 सभ्य जन जो लोग हैं उनके साथ उनको संबोधित करते हैं। तभी एक घटना घटित होती है कि एक डिसलॉयल्टी नामक पात्र आती है, डिसलॉयल्टी। और ये इंग्लिश पॉलिसी के अंतर्गत, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत सभी सभ्य जनों को पकड़कर ले जाती है। यह प्रश्न पूछ चुका है परीक्षा में। आप लोग पूर्व के प्रश्न पत्र को जब देखेंगे तो इसमें यह प्रश्न पूछा था कि डिसलॉयल्टी जो नामक पात्र है नाटक में सभी सभ्य जन लोगों को, 7 सभ्य जन लोगों को कौन से एक्ट के तहत गिरफ्तार करती है। तो ये कौन सा एक्ट है, इंग्लिश पॉलिसी। डिसलॉयल्टी को याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि सभी 7 सभ्य लोगों को किसने गिरफ्तार किया था, तो डिसलॉयल्टी ने किया था। और किस एक्ट के अंतर्गत, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के अंतर्गत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न बन भी चुका है और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। फिर वो डिसलॉयल्टी आती है, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट लगा करके उन सभी सभ्य लोगों को गिरफ्तार कर ले जाती है। अंक यहीं पे समाप्त होता है। फिर प्रारंभ होता है 6ठ अंक। और इस 6ठ अंक का स्थान क्या है, गंभीर वन का मध्य भाग। यानी कि एक गंभीर वन है, घना सा वन होगा
और उसके बीचों बीच मध्य भाग में बैठे हुए हैं। मध्य भाग में एक वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे भारत, प्रथम अंक, द्वितीय अंक में आपने भारत को देखा था, द्वितीय अंक में भारत का प्रवेश हुआ था। ये भारत एक वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ा है, यानी कि पहले तो ये शमशान में मूर्छित हुआ था और निर्लज्जता और आशा नामक दो पात्राएं आती हैं और इसको उठा करके ले जाती हैं। तो अब ये गंभीर वन में लेकर के गई हैं और गंभीर वन में के मध्य भाग में एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे ये भारत नामक पात्र, जो देश का प्रतीक है, ये वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ा है। इसमें छठे अंक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है और भारत भाग्य भी एक अलग पात्र है। भारत भाग्य आता है और इस भारत को जगाने का प्रयास करता है, कहता है जागो जागो रे भाई, सोवत निशि बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई, यानी कि हे भारत और भारत देश के लोगों, जागो, जाग जाओ, क्योंकि आपने सोने में बहुत कुछ गंवा दिया है, सोने में आपने आधा दिन गंवा दिया है, इसलिए अब जाग जाओ, क्योंकि अब जागने का समय। भारत की दुर्दशा को ही इंगित कर रहा है कि अभी भारत के लोग क्या हैं, भारत के लोग आपसी फूट के कारण सोए हुए हैं और उसमें क्या है कि राष्ट्रीय चेतना का भाव नहीं जागृत है। इस कारण से भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चल जाती है अति ख्वारी, यानी कि अंग्रेजों के राज्य में सब सुख सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन टिकस की आफत आई हुई है। ऐसा कि अपने ही देश में एक दूसरा व्यक्ति आकर के टैक्स लगा रहा है, कर लगा रहा है, हमसे कर वसूल कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है किसी देश की। तो ये जगाने का प्रयत्न करता है, किंतु भारत जागता नहीं है, फिर भी मूर्छित ही रह जाता है। तो ये भारत भाग्य का क्या करता है, ये इस मूर्छित भारत को जगाने का भरसक प्रयास करता है, किंतु उस प्रयास में ये असफल होता है और असफल होने के कारण ये अंत में स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है। कौन? भारत भाग्य क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है और नाटक का यहीं पे समापन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने इस भारत दुर्दशा नामक नाटक के विषय में सब कुछ जाना, बहुत डीपली आपने पढ़ा। अब इससे डीपली कुछ नहीं हो सकता है और इससे भी कुछ डीपली पढ़ना है तो आप लोग हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम 6 अंक को पढ़ लिए और छठे जितने भी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने सब आपको नोट्स के रूप में दे दिया। अब आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्लास को, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ और अच्छे कंटेंट लाने का प्रयत्न करते हैं और डीप पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये हो गई भारत दुर्दशा नाटक हो गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया इसके बारे में। अब इससे अधिक भारत दुर्दशा के विषय में कुछ भी प्रश्न नहीं बन सकता है। आपको कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न बने, सरल से सरल प्रश्न बने, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सभी विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा। बस अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।